नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का सत्येंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है श्रेष्ठ और इससे पहला वाला जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 9, उसमें हमने गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतर्गत मेहर भोज के बारे में पढ़ा था, है ना। मेहर भोज का मूल्यांकन, मेहर भोज की लगभग सारा कुछ एक जो 11 नंबर में हो या 7 नंबर में हो या फिर 3 नंबर में जो भी क्वेश्चन बन सकता है मेजर भोज, ठीक है, सारे डायमेंशन को हमने उसमें कवर किया। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ अन्य शासकों के बारे में पढ़ा और आज के लेक्चर में हम उसी क्रम को कंटिन्यू करते महेंद्रपाल को पढ़ेंगे। अब महेंद्रपाल कौन है? तो महेंद्रपाल मेहर भोज के पुत्र हैं। जो राजा मेहर भोज के पश्चात इनका पुत्र महेंद्रपाल जो है, महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्र प्रथम 1885 से 910 ईस्वी के मध्य क्या करता है? शासन करता है। इसने कन्नौज और कन्नौज पर शासन किया। साथ ही इसके जो सिक्के हैं वो आपको बिहार, बंगाल आदि जिलों से, आदि राज्यों से प्राप्त हुए हैं, है ना। तो इससे हम यह अनुभव लगा सकते हैं कि इसका जो विस्तार है साम्राज्य का, ठीक है, जो महेंद्रपाल था, महेंद्रपाल ने कन्नौज पर शासन किया, कन्नौज पर शासन किया। अब इसके जो सिक्के हैं, ये सिक्के बिहार तथा बंगाल राज्यों से मिले हैं, जिससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं इसका जो विस्तार था, इसके साम्राज्य का जो विस्तार था वो पूर्व की ओर भी था। ठीक है, इसने अपने पिता की भांति जो उत्तराधिकार में इसको साम्राज्य प्राप्त हुआ है, मेहर भोज का पुत्र था तो उत्तराधिकार में जो विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ है उसको अछूण बनाए रखा, है ना। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें इसकी जानकारी की, तो इसकी जानकारी हमें बिहार और बंगाल से प्राप्त कई अभिलेखों से, बिहार तथा बंगाल से प्राप्त अभिलेखों, बिहार तथा बंगाल से प्राप्त अभिलेखों से इसकी क्या जानकारी प्राप्त होती है। इसने कुछ उपाधियां भी धारण की, जैसे कि पहली हो जाएगी आपकी परमेश्वर, दूसरी हो जाएगी आपकी परम भट्टारक, तीसरी आपकी हो जाएगी महाराजा धीराज, इस प्रकार से इसने कई सारी उपाधियां भी धारण की। फिर इसकी उपलब्धि, तो इसकी उपलब्धि को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं, जैसे उपलब्धि, उपलब्धियों में पहला तो आप देख सकते हैं साम्राज्य का विस्तार, साम्राज्य का विस्तार। इसने ना केवल इसको जो विरासत में साम्राज्य मिला है उसको अछूण बनाए लिखा, इसके अलावा इसने साम्राज्य का विस्तार भी किया, है ना। मेहर भोज द्वारा जो जीते गए क्षेत्र थे उन पर अधिकार कर लिया। साथ ही बंगाल और बिहार से मिले जो सिक्के हैं उनसे ये पता चलता है कि इसने अपना साम्राज्य का विस्तार पूर्व की ओर भी किया। इसने पाल शासक नारायण पाल को पराजित कर बंगाल पर अधिकार किया। पाल शासक
नारायण पाल को पराजित कर बंगाल पर शासन। इसके अलावा काठियावाड़, काठियावाड़, पूर्वी पंजाब, अवध व झांसी पर भी अधिकार किया। अधिकार किया। ठीक है। साथ में उदयपुर से प्राप्त एक अभिलेख है जिससे यह प्राप्त होता है कि इसने परमार शासक वैरी सिंह जो था, परमार शासक जो वैरी सिंह था, उसने महिपाल की अधीनता स्वीकार की थी। परमार शासक वैरी सिंह ने महिपाल की अधीनता स्वीकार की। अधीनता स्वीकार ये कैसे ज्ञात होता है? तो ये अपने को पता चलता है उदयपुर प्रशस्ति। उदयपुर प्रशस्ति से हमें यह पता चलता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसने हिमालय से बंगाल, बंगाल से गुजरात और सतपुड़ा प्रवर्तक साम्राज्य का क्या किया था? विस्तार। ठीक है। फिर इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक उपलब्धियों में आप देख सकते हैं कि महेंद्रपाल के दरबार में राजशेखर जैसे जो विद्वान थे, राजशेखर जैसे विद्वानों को संरक्षण था। राजशेखर ने कौन कौन सी रचनाएं की? जैसे कपूर मंजरी की रचना की राजशेखर द्वारा, और इसके अलावा बाल रामायण लिखी है, विदुषाल वंजिका लिखी हुई है ना। साथ ही इसने क्या किया था कि ग्वालियर के आसपास महेंद्रपाल ने शैव व वैष्णव धर्म की मूर्तियों का निर्माण करवाया। ग्वालियर के आसपास शैव व वैष्णव धर्म मूर्तियों का निर्माण करवाया। ठीक है। अब यदि हम बात करें प्रशासनिक उपलब्धि की, इसकी प्रशासनिक उपलब्धि, तो प्रशासनिक उपलब्धि में आप यह बता सकते हैं कि इसने अपने प्रशासन में नवीन अधिकारियों, नवीन अधिकारियों जैसे व्यवहारिक व्यवहारिक महासामंत,
तंत्रपाल, तंत्रपाल, कोटपाल, कोटपाल आदि की नियुक्ति। ठीक है, इस प्रकार हम इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि महेंद्रपाल न केवल एक महान विजेता एवं साम्राज्य निर्माता था, अपितु एक कुशल प्रशासक एवं विद्या और साहित्य का महान संरक्षक। मेहर भोज के बाद गुर्जर प्रतिहारों को सुदृढ़ता और मजबूती प्रदान करने का श्रेय महेंद्रपाल को दिया जा सकता है। ठीक है, यह हम इसके बारे में एक निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि इस प्रकार महेंद्रपाल न केवल एक महान विजेता था, महान विजेता एवं राष्ट्र साम्राज्य निर्माता एवं साम्राज्य निर्माता था, अपितु एक कुशल प्रशासक विद्या प्रेमी, विद्या और साहित्य भी, और साहित्य का महान संरक्षक, महान संरक्षक भी था। मेहर भोज के बाद गुर्जर प्रतिहारों को सुदृढ़ता प्रदान करने का श्रेय महेंद्रपाल को जाता है। ये आप इसके बारे में निष्कर्ष के रूप में, ठीक है, ये हो गया आपका महेंद्रपाल। अब महेंद्रपाल के पश्चात प्रतिहार वंश में क्या होता है कि महेंद्रपाल की होती हैं 2 रानियां। महेंद्रपाल का जब विवाह हुआ, महेंद्रपाल, तो इसकी 2 रानियां। पहली रानी का नाम था देहनाग देवी, और दूसरी रानी का नाम था महादेवी। देहनाग देवी से इसको एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम है भोज द्वितीय, और महादेवी से जो पुत्र प्राप्त होता है उसका नाम है महीपाल। ठीक है, महीपाल या महीपाल प्रथम। तो जब महेंद्रपाल की मृत्यु हो जाती है, तो महेंद्रपाल की मृत्यु के बाद अल्पकाल के लिए उसका जो पुत्र है शासक बनता है भोज द्वितीय। अब
भोज द्वितीय के बारे में सबसे पहले तो आप यही लिख सकते हैं कि ये देहनागा देवी का पुत्र था। इन्होंने 3 वर्षों तक कन्नौज पर शासन किया, अर्थात 3 वर्षों तक, यानी कि 910 से लेके 912 ईस्वी तक कन्नौज पर शासन किया। इसने कुलचरी वंश के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए। कलचुरी वंश के साथ मित्रवत संबंध स्थापित किए। इसके अलावा खजुराहो अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि भोज द्वितीय को उसके सौतेले भाई महिपाल ने क्या किया था, मार डाला था और सत्ता से हटाकर स्वयं गद्दी पर बैठा। ठीक है, इसके जो सौतेला भाई था महिपाल प्रथम, इसने भोज द्वितीय की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। ये चीज कहाँ पता चलती है, तो खजुराहो अभिलेख। खजुराहो अभिलेख से ये ज्ञात होती। ठीक है, अब इसके बाद सत्ता में कौन आ जाएगा, सत्ता में आ जाएगा आपका महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम, महिपाल प्रथम जो था, इसने 912 से लेकर 945 ईस्वी तक शासन। ठीक है, यह महादेवी का पुत्र था और गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम महान शासक। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम महान शासक। ठीक है, इसके अलावा इसके यदि अन्य नाम की बात करें तो विनायक पाल, और इसको क्षितिज या फिर क्षितिपाल भी बोला जाता है। तो ये इसके अन्य नाम हो जाते हैं। यदि हम बात करें इसकी उपलब्धि की, तो ये कुशल प्रशासक के रूप में इसने सर्वप्रथम पारिवारिक गृहयुद्ध को कुशलता पूर्वक शांत किया था। सामंतों को पुनः संगठित किया और उनकी सहायता से बंगाल, गुजरात, मालवा आदि क्षेत्रों पर क्या किया, शांतिपूर्ण शासन किया। ठीक है, उपलब्धियों की यदि हम बात करें, उपलब्धियों में आप लिख सकते हैं कि इसने कुशल प्रशासक के रूप में पारिवारिक गृहयुद्ध को कुशलतापूर्वक शांत की। इसके बाद इसने सामंतों को पुनः संगठित किया और गुजरात, बंगाल, मालवा आदि क्षेत्रों को विजित किया। ठीक, तो ये आप इसकी उपलब्धियों के बारे में लिख सकते हैं। यहां से 3 मार्क का क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ठीक है, चलिए, महेंद्रपाल के पश्चात
गुर्जर प्रतिहार वंश का अगला राजा होता है महेंद्रपाल द्वितीय। सॉरी, महीपाल के पश्चात जो अगला राजा है वो होता है महेंद्रपाल द्वितीय। महेंद्र पाल द्वितीय। महेंद्रपाल द्वितीय प्रतिहार वंश का एक राजा हुआ जिसके बारे में यदि हम जानकारी पता चलती है तो इसके बारे में जो जानकारी है वो हमें प्रतापगढ़ अभिलेख से प्राप्त होती। प्रतापगढ़ अभिलेख से इसके बारे में जानकारी। इसी अभिलेख के अनुसार इसके द्वारा दशपुर मंदसौर में स्थित एक ग्राम को दान दिए जाने का उल्लेख भी। साथ में प्रतापगढ़ अभिलेख में यह भी बताया गया है कि यह योग्य एवं दानशील शासक है। मतलब प्रतापगढ़ अभिलेख में इसको योग्य एवं दानशील शासक कहा गया है। साथ ही यह भी पता चलता है कि इसने दशपुर मंदसौर स्थित एक ग्राम को दान दिए जाने का अ, उल्लेख भी है। मतलब कि इसने मंदसौर स्थित एक ग्राम को क्या किया था, दान भी दिया था। मंदसौर स्थित एक ग्राम को दान दिया। ठीक है, इस प्रकार से ये आप 3 नंबर में इसको लिख सकते हैं, है ना। अब महेंद्रपाल के पश्चात क्या होता है, महेंद्रपाल द्वितीय के पश्चात कि 1960 तक कई प्रतिहार वंश में 4 शासक आते। कब तक? 1960 तक। महेंद्रपाल द्वितीय जो था अपना, महेंद्रपाल द्वितीय, महेंद्रपाल द्वितीय के बाद आते हैं 4 शासक। सबसे पहले आते हैं आपके देवपाल। ये 948 से 949 ईस्वी तक शासन कर। देवपाल के पश्चात आते हैं विनायक पाल। ये 953 से 954 ईस्वी तक शासन करते हैं। विनायक पाल के पश्चात आते हैं महीपाल द्वितीय। ये 955 ईस्वी तक शासन करते हैं। इनके पश्चात आते हैं विजयपाल। कौन आता है? विजयपाल, जो 960 ईस्वी तक क्या करते हैं, शासन करते। ये सारे के सारे शासक कैसे थे? अयोग्य थे। ये जो सभी शासक हुए ये कैसे थे? अयोग्य थे। अयोग्य थे। इनके शासनकाल में प्रतिहार साम्राज्य जो था वो कैसा हो गया? कमजोर हो गया। इसके पश्चात बैठता है राज्यपाल। इसके पश्चात राज्यपाल गद्दी पर बैठता है और यह 818 ईस्वी तक बैठता है। इसके समय की जो महत्वपूर्ण घटना है कि महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया और यह बिना युद्ध करे भाग गया। ठीक है, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था और यह बिना युद्ध करे भाग गया। इसके समय
महमूद गजनवी ने क्या किया था, आक्रमण किया और यह बिना युद्ध करे भाग गया, जिसके कारण चंदेल शासक विद्याधर जो थे उनने इसके इसकी हिंदू शासकों के साथ मिलकर, अन्य हिंदू शासकों के साथ मिलकर क्या करवा दी, हत्या करवा दी। ठीक है। इनके पश्चात बैठते हैं यशपाल। अब यशपाल जो है वो 1024 ईस्वी से 1036 ईस्वी तक क्या करते हैं, शासन करते हैं और यह प्रतिहार वंश के अंतिम शासक होते। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन होता है, यशपाल होता है प्रतिहार वंश का अंतिम शासक। इसके संबंध में जो जानकारी है ये आपको कुर्रा अभिलेख से प्राप्त। इसके पश्चात 1090 में कन्नौज पर गहलवाड़ वंश जो है उसका अधिकार हो गया। इसके पश्चात क्या हो गया था, गहड़ वालों ने वंश ने 1090 में कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। ठीक है ना। तो ये भैया हो गए क्या, अपना जो गुर्जर प्रतिहार वंश था उसके प्रमुख शासक। ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन क्यों। अब हम इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि वो कौन सी परिस्थितियां थी, क्या कारण थे कि जिसके कारण गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन हुआ। यहां हेडिंग डालो, पतन के कारण। पतन के कारण में पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि राष्ट्रकूटों का निरंतर आक्रमण। इनके समय राष्ट्रकूट जो थे वो निरंतर आक्रमण कर रहे थे। ठीक है। जिसके कारण इनकी सेना, धन, काफी चीजें और उनसे सुरक्षा में निकल गई। तो निरंतर आक्रमण आप बता सकते हैं। फिर आप बता सकते हैं पाल शासकों से निरंतर संघर्ष। पाल शासकों से निरंतर संघर्ष। आप इसमें लिख सकते हैं सामंतों द्वारा स्वयं को स्वतंत्र घोषित करना। सामंतों द्वारा स्वयं को स्वतंत्र घोषित करना। जैसे चंदेल, कलचुरी, तोमर, इन्होंने क्या किया था, स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया और यहां से शक्ति क्या हुई, तुलबल हुई। अरब आक्रमण, आप अरब आक्रमण में बोल सकते हैं कि महमूद, सॉरी अरब नहीं, तुर्क आक्रमण है ना, जो महमूद गजनवी जो था, महमूद गजनवी का आक्रमण। आक्रमण आप यहां पे अयोग्य व निर्बल शासक, योग्य व निर्बल शासक के बारे में भी बता सकते। साथ में आप लिख सकते हैं कि वाणिज्य, व्यापार व आर्थिक स्थिति का कमजोर होना। वाणिज्य, व्यापार व
आर्थिक स्थिति का कमजोर होना, ये भी क्या थे इनके पतन के कारण। ठीक है ना, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। फिर अब हम बात करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था की, जो कि आज का जो है अंतिम टॉपिक है, और कल एक लेक्चर और होगा जिसके बाद ये जो बंद है आपका खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए। प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था में अपने को सबसे पहले देखो एक फॉर्मेट बना लो, क्या क्या लिखना है। अपने को लिखना है परिचय। फिर इस प्रशासनिक व्यवस्था की जो जानकारी है वो हमें कैसे प्राप्त होती है, तो वो हम यहाँ बताएंगे। फिर हम बताएंगे प्रकृति, जो इनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी उसकी प्रकृति कैसी थी। फिर प्रमुख इकाइयाँ, जो प्रशासन था, प्रशासन की प्रमुख इकाइयाँ कौन कौन सी, ठीक है, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। फिर प्रशासन के प्रमुख तत्व, उनको भी लिखेंगे। और लास्ट में सीमाएं और एक निष्कर्ष। इतना हमें प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिचय की। परिचय देखो, परिचय में आप बता सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहारों ने न केवल एक बृहद साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि इसके संचालन के लिए एक कुशल प्रबंधित प्रशासन का निर्माण किया। इसके निर्माता नागवट प्रथम, वत्सराज, मेहरभोज और महिपाल जैसे। ठीक है, क्या बता सकते हैं आप परिचय में कि गुर्जर प्रतिहारों ने न केवल एक बृहद साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि इसके संचालन के लिए एक कुशल प्रबंधित प्रशासन का निर्माण किया। इसके निर्माता नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, मेहरभोज और महिपाल जैसे शासक हुए। ठीक है, ये आप परिचय दे सकते हैं। फिर विस्तार जो है, विस्तार में आप क्या बता सकते हैं कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक। तो विस्तार में आप इस प्रकार से बता सकते हैं, हिमालय, दंडकारण्य, काठियावाड़ और बंगाल। ये इनके जो प्रशासन था उसकी सीमा थी, है ना, हिमालय से लेकर दंडकारण्य तक और काठियावाड़ से लेकर बंगाल तक इनका जो साम्राज्य था वो फैला हुआ। अब इन्होंने कई राजधानियां बताई, जैसे राजधानियां, राजधानियों में आप बता सकते हैं कि इनकी कौन कौन सी राजधानियां रही। तो उज्जैन, इसके अलावा ग्वालियर, इसके अलावा कन्नौज, ये इनकी क्या थी, राजधानियां रही। अब इन सब के बारे में जानकारी के जो स्रोत हैं वो क्या क्या हुए वो देख लो, कहाँ से हमें प्राप्त कर पर चलता है जानकारी के स्रोत। ठीक है, जानकारी के स्रोत में आप पहला तो बता सकते हैं ग्वालियर अभिलेख। अभिलेख आप बता सकते हैं दौलतपुर अभिलेख। इसके अलावा आप बता सकते हैं सुलेमान
का विवरण आप यहाँ पे बता सकते हैं। राजतरंगिणी को जो किसने लिखी थी? कल्हड़ ने लिखी थी। ठीक है, ये इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके जानकारी के स्रोत। अब प्रशासन की या प्रशासनिक व्यवस्था की प्रकृति कैसी थी? जो प्रकृति थी प्रशासनिक व्यवस्था की वो कैसी थी? प्रकृति में आप ये बता सकते हैं कि कल्याणकारी व सैन्य विजयों पर आधारित, सामंती लक्षण पर आधारित और विकेंद्रीकृत। मतलब कि जो इनकी जो प्रकृति थी प्रशासन की, पहली तो क्या थी? कल्याणकारी। कल्याणकारी व सैन्य विजयों पर आधारित, विजयों पर आधारित। दूसरा, सामंती लक्षणों पर आधारित। और तीसरा लिख सकते हैं आप विकेंद्रीकृत। ये क्या थी? इनकी जो प्रशासन था उसकी प्रकृति थी। अब प्रशासन की प्रमुख इकाइयां कौन कौन थी? ठीक है, तो ये आप देख लो प्रशासन की प्रमुख इकाइयां। प्रशासन की इकाइयां, तो संपूर्ण राज्य जो था वो भुक्तियों, मंडलों, विषयों, ठीक है, इसके अलावा पथकों जैसी इकाइयों में विभाजित था। ठीक है, या फिर कहें तो वर्गीकृत किया गया था, जिनका कार्यभार कार्य परिषद द्वारा नियंत्रित होता था। ठीक है, एक राजा के लिए एक कार्य परिषद थी। ठीक है, जो इनके जो विभिन्न जो विभाग थे या फिर विभिन्न जो इकाइयां थी प्रशासन की, उनका कार्यभार संभालती थी। ठीक है, और उसके संपादन हेतु क्या किया जाता था? कई सारे अधिकारियों की, जैसे सबसे पहले होता था राज्य। सबसे पहले होता था राज्य। इसका जो प्रमुख होता था, राज्य का जो प्रमुख होता था वो होता था राजा। ये राज्य का प्रमुख था। और ये क्या करता था? परमेश्वर, परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजा धीराज, है ना, इस प्रकार की जो क्या कहलाते वो है उपाधियां हैं वो धारण करता था। साथ ही राजा की जो उत्पत्ति थी उसको दैवीय सिद्धांत के रूप में मान्यता प्राप्त। फिर राज्य का विभाजन होता था भुक्ति में। राज्य किसमें विभाजित होता था? भुक्ति में, जो कि राज्य के बाद सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी। इकाई, ठीक है, इसका जो नियंत्रण होता था ये केंद्र के अधीन होती थी। किसके अधीन होती थी? केंद्र के अधीन। और इसका जो क्या कहलाते प्रमुख होता था, इसके प्रमुख को कान्य कान्य कुब्ज, कान्य कुब्ज या फिर श्रावस्ती कहा जाता। भुक्ति का विभाजन किया जाता था मंडल में। ठीक है, मंडल को आप आधुनिक जिले के समान बोल सकते, जिला। और
मतलब ये जो इकाई होती थी ये विषय से बड़ी होती थी और भुक्ति से कैसी होती थी, छोटी होती थी। ठीक है। और इसके जो प्रमुख होते थे, प्रमुखों में सामंत हो गए, प्रमुख जो होते थे वो सामंत, सेनापति और राजकुमार होते थे। सामंत, सेनापति और राजकुमार, ये इसके क्या होते थे, प्रमुख होते थे। ठीक है। अब जैसे इस समय कई सारे मंडल, जैसे कालिंजर हो गया बराह अभिलेख के अनुसार, सौराष्ट्र हो गया ऊणा अभिलेख के अनुसार, है ना, ये प्राप्त होते। फिर मंडल जो थे, मंडलों का विभाजन होता था विषय में। मंडल जो होते थे वो विषय में विभाजित होते। ठीक है। मंडलों का जो विभाजन है वो काय में होता था, विषय में होता था। यह एक छोटा भूभाग था, यह एक छोटा भूभाग था। जो विषय होता था वो एक छोटा भूभाग होता था। ठीक। अब इसके अंतर्गत अनेक गांव होते थे, अनेक गांव का समूह भी बोल सकते हैं। ठीक है। फिर विषय के बाद अगला होता था आपका पथक, जिसको परगना भी बोलते थे। वर्तमान में यदि हम बात करें तो तहसील, तहसील की तरह होता था, है ना। और इसके बाद आपकी आती थी भूमि। भूमि जो थी प्रशासनिक संरचना की एक भौगोलिक इकाई। एक भौगोलिक। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो गुर्जर प्रतिहारों का शासन था वो विभिन्न इकाइयों में बटा हुआ था। जैसे कि सबसे पहले राज्य आता था, राज्य का प्रमुख राजा होता था, वह परमेश्वर, परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण करता था और दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जो था वो मान्य था। राज्यों को भुक्तियों में विभाजित किया जाता था, यह सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई होती थी। और इसका जो प्रमुख होता था भुक्ति का, वो कौन होता था, प्रांतपति बोल सकते, उसको श्रावस्ती बोल सकते, या कान्यकुवज भी बोल। भुक्तियों का विभाजन मंडलों में होता था। मंडलों को आप वर्तमान जिलों के भांति देख सकते हैं, है ना। इसका जो प्रमुख होता था वो सेनापति, सामंत, राजकुमार आदि होते। फिर मंडलों का विभाजन पुनः विषयों में होता था। इनको गांव का समूह बोल सकते हैं आप। ठीक है। इसका जो प्रमुख होता था विषय का, वो कौन होता था, विषयपति इसका प्रमुख। प्रमुख को क्या बोलते थे, प्रमुख जो था इसका, इसको आप विषयपति बोलते, ये इसका प्रमुख होता। फिर पथक जो था वो परगना या तहसील हुआ करती थी। और फिर इसके बाद आता था आपका गांव। गांव का प्रमुख जो होता था, परगना जो था आपका, पथक और तहसील थी। इसके बाद आता था गांव या फिर भूमि बोले, जिसका जो प्रमुख रहता था आपका क्या कहलाते, मुखिया रहता था। ठीक है। ये हो गया आपके क्या, इसका प्रशासन। अब प्रशासन के प्रमुख तत्व देख लो, ये तो प्रशासनिक इकाई हो गई। अब प्रशासन के प्रमुख तत्व, प्रशासन के प्रमुख तत्व, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप कोई भी किताब उठा लेना, टीबी के नोट उठा, ये आपको इस तरह से व्यवस्थित मिल जाए लिखा हुआ। तो आप बताइए। ठीक है। मैं आपको जो बता रहा हूँ ये बहुत सारा अनुभव है,
कि जिसके आधार पर मैं आपको बता पा रहा हूँ। अब प्रशासन और कई सारी किताबों को मैंने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, हिंदी ग्रंथ से लेके काफ़ी सारी। फिर जब मैंने यहाँ पे उसका निष्कर्ष निकाला है वो मैं आपके सामने। तो प्रशासन के जो प्रमुख तत्व थे, प्रशासन में जो केंद्रीय प्रशासन था, ठीक है, केंद्रीय प्रशासन राजा, मंत्रिपरिषद और अधिकारियों से मिलकर बना होता। यदि हम बात करें केंद्रीय प्रशासन की, केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन जो था वो राजा, मंत्रिपरिषद और अधिकारियों से मिलकर बना होता था। इसी स्तर पर सभी नियम व निर्णय लिए जाते। में राजा होता था प्लस मंत्रिपरिषद होती थी राजा की, प्लस कई अधिकारी होते थे। अब ये क्या करते थे, ये नियम और निर्णय जो थे, जो महत्वपूर्ण नियम और निर्णय लेने का काम होता था, वो इन्हीं लोगों के द्वारा किया। महत्वपूर्ण नियम और निर्णय जो है वो इनके द्वारा लिए जाते। अब जो आपका राजा था, राजा गुर्जर प्रतिहार वंश के सभी राजा सामंतवादी थे। कैसे थे? सामंतवादी थे और शासन की सभी शक्तियां राजा में निहित होती। ठीक है। राजा का पद का दैवीकरण किया गया था, मतलब उसको परमेश्वर, महाराजाधिराज, मेहरभोज आदि से नवाजा गया था। इसके अलावा राजा प्रजा का हितैषी, जन कल्याण व न्याय प्रिय हुआ। अधिकतर राजा जो थे वो वैष्णव और शैव धर्म के क्या थे? अनुयायी थे। ये आप राजा के संबंध में। फिर राजा के बाद होती थी आपकी मंत्री परिषद। मंत्री परिषद के बारे में आप बता सकते हैं कि राजा को न्याय, धार्मिक और सैन्य मामलों में सलाह देने हेतु, न्याय, धार्मिक व सैन्य मामलों में सलाह, न्याय, धार्मिक व सैन्य मामलों में राजा को सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होती थी, जो बौद्धिक वर्ग, सामंतों, दरबारियों, कवियों से मिलकर बनी होती। इसकी सलाह राजा के लिए बाध्यकारी नहीं। ठीक है, ये आप इसमें। फिर प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे? प्रमुख अधिकारी, प्रमुख अधिकारियों की बात करें तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो था वो आपका प्रांत का प्रमुख होता था। प्रांत का प्रमुख, इसकी जो नियुक्ति है ये राजा करता था। फिर इसका जो उल्लेख है ये आपको मिलता है अड्डल अभिलेख से। ठीक। इसके अलावा प्रांतपति, प्रांतपति जो था यह पद जो था वो राष्ट्रपति से नीचे होता था। यदि हम पद वरीयता क्रम में देखें तो राष्ट्रपति से नीचे का पद था प्रांतपति। ठीक है। यह
मुख्य कार्य प्रांतों में शांति व सुरक्षा लागू करता था। या हम बोलें कि इसका मुख्य कार्य जो है वो क्या कारण था? प्रांतों में शांति व सुरक्षा लाना। ठीक है। इसके बाद आते थे आपके सामंत। कौन आते थे? सामंत। ठीक। तो जो सामंत होते थे, सामंत का पद जो होता था वो जिले विशेष भूखंड पर शासन करने का अधिकार दिया। मतलब इनको जिले विशेष पर क्या दिया जाता था? मतलब इनको एक जिला या कोई एक विशेष भूखंड देके उनको बोल दिया भाई आप यहाँ पे जाके क्या करेंगे? शासन करें। इनकी जो नियुक्ति है सामंतों की, वो किसके द्वारा की जाती थी? राजा द्वारा की जाती। किसके द्वारा? राजा द्वारा। इनको इस समय महासामंतपति या फिर महाप्रतिहार भी बोला जाता। ठीक है। और आप इसमें यह भी बता सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहार काल में सामंत प्रणाली अनुवांशिक थी। ये ऊषा अभिलेख जो है उससे पता चलता है कि गुर्जर प्रतिहार काल में जो सामंत प्रणाली थी वो कैसी थी? अनुवांशिक थी। अब इनके कार्य क्या होते थे कि राजा के आदेशों का पालन करना और युद्ध के समय सैन्य सहायता उपलब्ध कराना, ये सामंतों के क्या होते थे? कार्य होते। इसके बाद एक अधिकारी होता था भूनाथ। भूनाथ जो था यह केंद्रीय अधिकारी था जो राजा के व्यक्तिगत मामलों की देखरेख करता था। राजा के व्यक्तिगत मामलों की देखरेख का काम किसके पास था? भूनाथ के बाद। के बाद था दंड नायक। इसके पास सेनापति व न्यायाधीश दोनों की शक्तियां निहित। सेनापति भी था ये और न्यायाधीश, दोनों का काम करता था। ठीक है। महेंद्र पाल के समय उज्जैन में जो दंड नायक था वो कौन था? श्री सरमन था। ये महेंद्र पाल के समय उज्जैन का दंड नायक था। ठीक। इसके अलावा और अधिकारी भी हुआ करते थे जैसे बलाधिकृत। बलाधिकृत। अब जो बलाधिकृत होता था ये सेना का प्रमुख होता था। सेना का प्रमुख था। ठीक है। इसके अलावा एक अधिकारी होता था दंडपासिक। दंडपासिक जो था वो पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता। पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? दंडपासिक था। इसकी जानकारी जो है आपको आहड़ अभिलेख से प्राप्त होती। यह क्या करता था? यह मुख्य रूप से अपराधियों को पकड़ता था और राजा के समक्ष क्या करता था? प्रस्तुत करता था। काम उसका दंड देना नहीं था, ये बात आप याद रखना। इसके अलावा एक अधिकारी कोटपाल भी होता था। कोटपाल। कोटपाल जो था वो दुर्ग का संरक्षक। दुर्ग का
संरक्षक। ये कौन था? दुर्ग का संरक्षक था। फिर एक अगला अधिकारी होता था मार्याधुर्य। मार्याध यह विधिक सॉरी ये जो था ये सीमाओं की रक्षा करने वाला अधिकारी। सीमाओं रक्षा करने ये सीमाओं की रक्षा करने वाला अधिकारी था। इसके अलावा होता था व्यवहारिन। व्यवहारिन अब व्यवहारिन जो था यह एक विधिक अधिकारी था। ये क्या था? एक विधिक अधिकारी था। इसकी जो जानकारी है वो आपको बराह अभिलेख से मिलती। इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था कानूनी मामले में सलाह प्रदान। कानूनी मामले में सलाह प्रदान करना। ठीक है। फिर अगला अधिकारी होता था भौगिक। भौगिक का क्या काम होता था? यह पृथ्वीराज साम्राज्य की भोग नामक इकाई का अधिकारी होता था। भौगिक से तात्पर्य होता था ग्राम का मुखी। ग्राम का मुख्य, या फिर इसको आधुनिक बात में बोले तो सरपंच भी बोल। और एक अंतिम अधिकारी होता था दूतक। कौन होता था? दूतक। यह राजदूत था। ठीक है ना? तो इस प्रकार से जो प्रशासन था वो इन अधिकारियों के द्वारा क्या किया जाता था? चलाया जाता था और सहयोग किया जाता। ठीक है ना? फिर इसके बाद ग्राम प्रशासन भी था। केंद्रीय प्रशासन हो गया ग्राम प्रशासन। तो ग्राम प्रशासन में ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत समितियों के माध्यम से प्रशासन होता। ठीक है। इसका प्रशासन कौन करता था? ग्रामीण समितियां। ग्रामीण समितियां। ग्रामीण समितियों के माध्यम से यहाँ पे शासन होता था। ग्राम समितियों में ग्राम का जो प्रमुख होता था ये कहलाता था ग्रामपति। ठीक है। इसके अलावा था आपका नगरीय प्रशासन। नगरीय प्रशासन में जो था उस समय जैसे उज्जैन हो गया, मांडू हो गया, आदि नगर थे। मतलब गुर्जर प्रतिहारों के समय उज्जैन, मांडू, कन्नौज आदि प्रमुख नगर थे जिसका प्रशासन नगरीय समिति द्वारा किया जाता। नगरीय समिति द्वारा प्रशासन किया जाता था। इन समितियों में 5-5 सदस्य होते थे। जैसे व्यापार समिति हो गया, जनगणना समिति हो गया, स्वच्छता समिति हो गया, उद्योग समिति हो गया। इस प्रकार से कई सारी समितियां होती। ठीक है ना? फिर धार्मिक प्रशासन भी था। धार्मिक प्रशासन में गुर्जर प्रतिहार वंश जो थे वो वैष्णव, शैव, बौद्ध, जैन आदि धर्मों को मानते थे तथा इन धर्मों के लिए भूमि अनुदान दी जाती थी। मूर्तियों और मंदिरों का निर्माण कराया गया
कन्नौज दरबार में संरक्षण, कन्नौज दरबार में कई सारे उनको मतलब जो धर्मगुरु थे उनको संरक्षण दिया गया है ना, जैसे कि राजशेखर। इस प्रकार से आप यहाँ पे बता सकते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था। तो ये भैया हो गई किसकी प्रशासनिक व्यवस्था, ये हो गई आपकी गुर्जर प्रतिहारों की प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है ना। अब एक लेक्चर और रहेगा कल, जिसमें हम इनसे इनकी धार्मिक और आर्थिक स्थिति के बारे में डालेंगे, सामाजिक स्थिति के बारे में है ना, और इस जो वंश है उसको ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट वंश जो है हमारा वो प्रारंभ करेंगे। ठीक है ना। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, जब तक के लिए